नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल परिवार पहचान पत्र के बारे में है, यानी ट्रिपल पी। ट्रिपल पी वैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है। ये क्या है परिवार पहचान पत्र? देखो, हरियाणा ने ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र। जिस भी फैमिली को ये परिवार पहचान पत्र मिलेगा उनको 8 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा आधार की तरह। लेकिन देखो, ये आधार से अलग है। आधार तो इंडिविजुअल्स को मिलता है, लेकिन ये जो पहचान पत्र है ये फैमिलीज को मिलेगा। जैसे राशन कार्ड फैमिली को मिलता है। राशन कार्ड आपने देखा होगा, राशन कार्ड में फैमिली की सारी डिटेल्स होती हैं। परिवार में कौन कौन है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सारी डिटेल्स होती हैं। उसी प्रकार से इस परिवार पहचान पत्र में भी फैमिली से संबंधित सारी डिटेल्स होंगी। जैसे हेड ऑफ द फैमिली कौन है, परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके नाम, एज, इनकम, मोबाइल नंबर, हर एक का सब चीज़ें होंगी। और अगर देखो डॉटर की मैरिज हो जाती है तो फादर की साइड से नाम जो है इस परिवार पहचान पत्र से काट दिया जाएगा और हस्बैंड की फैमिली की साइड में जो परिवार पहचान पत्र है वहाँ पे डॉटर का नाम ऐड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, फ़ायदा क्या होगा इस परिवार पहचान पत्र का? फ़ायदा देखो ये होगा कि हरियाणा की गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है, वेलफेयर स्कीम्स, उनको आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। बेनिफिशरीज स्कीम्स का लाभ उठा सकेंगे। इन परिवार पहचान पत्र की सहायता से लीकेजेस जो हैं, मतलब करप्शन होता है स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में, वो कम होगा। और कोई भी जो डिज़र्विंग पर्सन है जो स्कीम का लाभ उठाना चाहता है वो आसानी से उठा सकेगा। तो ये सब फायदे होंगे। इसीलिए हरियाणा की सरकार ने ये परिवार पहचान पत्र स्कीम लॉन्च की है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अमोनियम नाइट्रेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, लेबनान की सिटी बैरूत में अभी जो 2 ब्लास्ट हुए जिसकी वजह से 150 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 6 साल पहले एक शिप से अमोनियम नाइट्रेट का कार्गो पकड़ा था और वही अमोनियम नाइट्रेट पोर्ट पर एक वेयर हाउस में जमा करके रखा था। और उसी अमोनियम नाइट्रेट जिसका अमाउंट 2700 टन था की वजह से ये ब्लास्ट हुए। तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला है NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम और नाइट्रेट के आयंस होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पे। इसके साथ साथ जो माइनिंग एक्सप्लोसिव होता है, मतलब जिस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है माइन में ब्लास्ट करने के लिए, उसमें से वन ऑफ मेन कंपोनेंट होता है अमोनियम नाइट्रेट। खास बात देखो ये है, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप से नहीं जलता। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे ऑयल है या फिर कोई दूसरा फ्यूल है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है और ऑक्सीजन बर्निंग एजेंट का काम करता है। समझ गए? देखो, एयर से भी मिल जाती है वैसे तो ऑक्सीजन, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलती। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, फ्यूल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज ब्लास्ट हो जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा देखो, वैसे अमोनियम नाइट्रेट को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो फिर अमोनियम नाइट्रेट खुद भी वायलेंटली डिकम्पोज कर सकता है। मतलब अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करोगे अमोनियम नाइट्रेट को तो ये टुकड़ों में बट जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वाटर वेपर ये रिलीज होंगी और ये गैसेस जो एकदम से जल्दी से रिलीज होती हैं अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोज होने से, इससे भी एक्सप्लोजन होता है। लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेड बैड स्मेलिंग गैस है, स्मेल आती है काफ़ी ज़्यादा, कलर रेड है। और अमोनियम नाइट्रेट का अगर एक्सप्लोजन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है। इसका हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। पोल्यूशन होता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज पहुंचता है। इसीलिए अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वो लोग जिनको सांस लेने की थोड़ी सी भी दिक्कत है तो उनको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पोकाली राइस के बारे में है। पहले देखो हम पोकाली राइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करेंगे। देखो पोकाली राइस को जाना जाता है सोल्ट वाटर रेसिस्टेंस के कारण, मतलब जहाँ पे सोल्ट वाटर मिलता है वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। आमतौर पे देखो जहाँ पे सोल्टी वाटर मिलता है वहाँ पे राइस को उगाना मुश्किल होता है। यही खास बात है पोकाली राइस की। इवन सोल्ट वाटर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता और उग जाता है उस एरिया में भी जहाँ पे सोल्ट वाटर की मात्रा ज़्यादा है। इसी वजह से केरला के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में पोकाली राइस को उगाया जा सकता है। इसकी इसी यूनिकनेस के कारण जीआई टैग भी मिला हुआ है और लगातार इस पर रिसर्च जो है वो होती रहती है इस पोकाली राइस की यूनिक क्वालिटी के कारण। टेस्ट भी यूनिक है, अलग तरह का है और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ देखो पोकाली राइस की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट भी कम होता है। इस वजह से जो लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं वो इस राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। केरला के कई सारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ये पोकाली राइस उगाया जाता है, जैसे अलपुझा, थ्रीसर और इरानिकुलम। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, इवन वेस्ट बंगाल के फार्मर्स भी पोकाली राइस को अब ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सुंदरबन का जो इलाका है वहाँ पर पैडी फील्ड्स में सी वाटर का इनकर्जन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खास करके साइक्लोन अम्फान आने के बाद। तो अब यहाँ के जो फार्मर हैं उनके लिए इस सोल्टी वाटर में जो पहले वो राइस की वैरायटी उगाया करते थे वो उगाना मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए वहाँ के किसान भी अब केरला की तरह पोकाली राइस की वैरायटी उगाने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये सोल्ट वाटर रेसिस्टेंट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी के बारे में है, यानी HEFA। क्या कंटेस्ट है? देखो इस एजेंसी से JNU को 455 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है ताकि नई एकेडमिक बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स, रिसर्च सेंटर्स इन सब का निर्माण किया जा सके। हम बात करें हायर एजुकेशनल फाइनेंशियल एजेंसी की, इसको फॉर्म किया गया था 2017 में एज ए जॉइंट वेंचर। किस किस के बीच में? कैनरा बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के बीच में। अब नाम चेंज हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एजेंसी देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है और RBI के पास भी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर देखिए जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसके सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है ये कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट और एज ए यूनियन गवर्नमेंट कंपनी। इसके साथ साथ RBI के पास भी रजिस्टर्ड है एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। काम क्या है इस एजेंसी का? इस एजेंसी को देखो इस उद्देश्य से इस्टेब्लिश किया गया था कि हमारे देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्लोबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग में टॉप में आएँ। तो ये एजेंसी पैसा प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। किस प्रकार से फाइनेंस प्रोवाइड करती है ये एजेंसी विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को? दोनों तरह से। देखो इस एजेंसी के लिंक होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप से, तो डोनेशन भी दिलवा देती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। इसके साथ साथ कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे देती हैं। समझ गए? मतलब दोनों तरह की अप्रोच फॉलो किए जाते हैं। डोनेशन भी दिलवा दिया किसी से, और अगर डोनेशन नहीं मिल रहा है तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलवा दिया, ग्रांट नहीं दिलवाई। ग्रांट अगर देखो किसी को दी जाती है तो वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए हमने मतलब इंडिया ने श्रीलंका को ग्रांट दी तो श्रीलंका उस पैसे को वापस नहीं लौटाएगा, लेकिन अगर इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया तो श्रीलंका को वापस लोन लौटाना पड़ेगा ना। अब लास्ट में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो सभी सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो हायर एजुकेशन के हों, स्कूल एजुकेशन के हों या फिर मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के हों, सभी एलिजिबल हैं लोन अवेल करने के लिए इस हायर एजुकेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी से, यानी HEFA से।
तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया हैफा के बारे में। और आज देखो कम ही आर्टिकल से इंपॉर्टेंट हैं डिस्कशन करने के लिए। लास्ट में जिम्बाब्वे से संबंधित एक आर्टिकल है। यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के साथी के ऊपर। समझ गए, सैंक्शंस जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगाए, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के बिजनेस एलाय के ऊपर लगाए हैं। खैर मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जिम्बाब्वे, देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो देखो यही है, ये लैंड लॉक कंट्री है, साउदर्न अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। और कौन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है? जाम्बिया, मोजाम्बिक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखो नामीबिया भी है, बिल्कुल पॉइंट से टच होता है। बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका नीचे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, आप सोच लीजिए मन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी हाल ही में 2017 में, ना कि 1955 में। उसके बाद जिम्बाब्वे, क्या लाइन ऑफ इक्वेटर पास होती हैं जिम्बाब्वे से? आंसर है नहीं। ये देखिए अफ्रीका का मैप और ये है लाइन ऑफ इक्वेटर और जिम्बाब्वे नीचे रह जाता है। यहाँ पे है जिम्बाब्वे, नहीं पास होती लाइन ऑफ इक्वेटर जिम्बाब्वे से। उसके बाद एमोनियम नाइट्रेट, ये ऑक्सीजन के सोर्स के तौर पे काम करता है और दूसरे मटेरियल का जो कंबशन है उसे एक्सेलरेट कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पोकाली राइस के बारे में, इसे जाना जाता है सोल्ट वाटर रेसिस्टेंस के लिए और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है पोकाली राइस का। देखो पहला पार्ट तो सही है लेकिन दूसरा पार्ट गलत है। केरला में ज़्यादा यूज़ होता है ना कि पंजाब में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।